नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी पीसीएस 2024 के इतिहास खंड का विस्तृत विश्लेषण। इस वीडियो में न सिर्फ हम प्रश्नों के सही उत्तर जानेंगे, बल्कि उनके पीछे छुपे हुए ऐतिहासिक संदर्भ, अवधारणाएं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझेंगे। अगर आप भी एक सटीक रणनीति के साथ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ऐतिहासिक सफर। दोस्तों, हम इतिहास के खंड को हल करें उसके पहले हम देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण अनुदेश क्या होते हैं यूपी पीसीएस में। दोस्तों, यूपी पीसीएस में सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 विकल्प को धारण किए होता है और इस पे 1/3 दंड के रूप में काटा जाता है। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यदि भी इन उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस उत्तर के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इतिहास के खंड को। हम देखेंगे 2024 में इतिहास के प्रश्न पत्र में कुल इतिहास से 22 प्रश्न आए हुए थे। 22 प्रश्न आए हुए थे, जिनमें 8 मध्यकालीन भारत से, 2 प्राचीन भारत से और 12 प्रश्न आधुनिक भारत से आया हुआ था। तो आज हम सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है जो मध्यकालीन इतिहास से है, मेडिएवल इंडिया से है। इसमें कुछ शासकों के नाम दिया हुआ है, पेशवाओं का नाम, और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहले है रघुनाथ राव, दूसरे बालाजी बाजीराव, तीसरे नारायण राव और चौथे हैं बालाजी विश्वनाथ। इसका सही उत्तर है ए 4-2। पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर यह आएगा, तीसरे नंबर पर यह और चौथे नंबर पर यह। आइए इनके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा और इनका प्रशासन 1713 से लेकर 1720 तक रहा है। इन्होंने पेशवा प्रशासन की नींव रखी। पेशवा प्रशासन की नींव किसने रखी? तो बालाजी विश्वनाथ इसका सही उत्तर होगा, बालाजी विश्वनाथ। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बालाजी बाजीराव की। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी इनको जाना जाता है। नाना साहब के भी नाम से इनको जाना जाता है। वे बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका कार्यकाल 1740 से 1761 तक रहा है। उनके कार्यकाल में 1761 में पानीपत की तीसरी युद्ध हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। तो हम देखेंगे पहले प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। दोस्तों, मैं जो भी बोल रही हूँ उसको आप लिखते चलिएगा। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारत में अनेक बंदरगाहों के उल्लेख मिलते हैं और यह बात सत्य है, ये बात ट्रू है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों में व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले कई नदी बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। गंगा, सिंधु, सरस्वती और अन्य नदियां आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख मार्ग थे। महत्वपूर्ण प्राचीन नदी बंदरगाह जैसे पाटलिपुत्र, मथुरा प्राचीन काल में व्यापार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते थे। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, वस्तुओं और यातायात के बड़े व्यापारिक केंद्र थे। ये जो बंदरगाह थे वे वस्तुओं और यातायात के बड़े व्यापारिक केंद्र थे। प्राचीन भारत में बड़े व्यापारिक केंद्र थे जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में से माल को संभालते थे। तक्षशिला, उज्जैन, अरिकामेरू और ताम्रलिप्ति जैसे शहर व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण पूर्व एशिया और भूमध्य सागरीय दुनिया के बीच माल के आवागमन के लिए जंक्शन के रूप में कार्य करते थे। ये व्यापारिक केंद्र मसाले, वस्त्र की वस्तुएं, वस्त्र की धातु, पत्थर और धातु सहित माल के आदान प्रदान के केंद्र थे। अतः इसका उत्तर ए होगा। इसका उत्तर ए होगा। तीसरा क्या पूछा है दोस्तों? बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में इनको बताना है। आइए पहले इनके हम शासनकाल को समझते हैं। बल्लाल सेन 1159 से लेके 1179 तक शासन में रहे।
लक्ष्मण सेन 1179 से 1206 ईस्वी तक, हेमंत सेन 1070 से 1096 तक और विजय सेन 1096 से 1159 तक शासन में रहे हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2। इनके बारे में हम देखते हैं कुछ बातें। पहले हम देखेंगे बल्लाल सेन के बारे में। कुलीनवाद ब्राह्मणों और कायस्थों के बीच एक सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की, प्रशासन और सांस्कृतिक संरक्षण को और मजबूत बनाया। लक्ष्मण सेन के बारे में देखें हम, सेन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक यही माने जाते हैं, अंतिम महत्वपूर्ण। बख्तियार खिलजी ने 1204 में बंगाल पर कब्जा कर लिया, जिससे बंगाल में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई इन्हीं के शासन में। हेमंत के बारे में देखते हैं, कहाँ से आ गया? हेमंत के बारे में देखते हैं। बंगाल में सेन वंश के संस्थापक हेमंत को ही माना जाता है। सेन वंश के संस्थापक रूप में हेमंत सेन को देख सकते हैं। जबकि विजय सेन पाल वंश को पराजित करके सेन शासन का विस्तार किए, बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों पर सेन का प्रभुत्व स्थापित किए। आइए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। बैरम खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खान को खाना की उपाधि दी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खान की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। इसमें सही कथन को चुनना है। इसमें हम देखेंगे दोस्तों, अकबर खान ने बैरम खान को खान की उपाधि, यह सही है। अकबर ने बैरम खान को खान की उपाधि प्रदान की एक वफादार सेनापति और रीजेंट के रूप में उनकी सेवा के सम्मान में। बैरम खान ने अकबर के शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू के खिलाफ। यह उपाधि बैरम खान की साम्राज्य के वजीर के रूप में नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। अतः दूसरा कथन हमारा क्या है? फॉल्स है, केवल एक सही है। खान की उपाधि बैरम खान को मुगल साम्राज्य के वजीर के रूप में उनकी नियुक्ति के समय प्रदान की गई थी। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान ने युवा अकबर के लिए अभिभावक के रूप में कार्य किया और उन्हें यह उपाधि से सम्मानित किया गया। इसका उत्तर केवल एक होगा। अब हम प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे, जो है जस्टिस पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर कर किया। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्लिमेंटो सुधार में मुसलमानों को दिया था। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। आइए इसको देखते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में न्याय पार्टी एक राजनीतिक संगठन था जो 1916 में गैर ब्राह्मण समुदायों की आवाज़ के रूप में उभरा था। ये गैर ब्राह्मण समुदायों की आवाज़ के रूप में उभरा था, जो सरकारी सेवाओं, शिक्षा और राजनीति में ब्राह्मणों के प्रभुत्व के खिलाफ था। तो यह वाला जो है ये सही है। जस्टिस पार्टी की स्थापना सी नटेसा मुदलियार, टी.एम. नायर और पी थिगराया चेट्टी ने की थी। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कड़ा विरोध किया। इसे एक ब्राह्मण प्रधान संगठन कहा जो ब्राह्मणों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। न्याय पार्टी ने गैर ब्राह्मणों के लिए रोजगार और शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई के लिए काम किया। यानी कथन दो भी सत्य है। पार्टी ने गैर ब्राह्मणों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की, जो 1909 के मार्लिमेंटो सुधारों ने मुसलमानों के लिए प्रदान किया। मार्लिमेंटो सुधारों ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र पेश किए और न्याय पार्टी ब्राह्मण प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए गैर ब्राह्मणों के लिए एक ऐसी प्रणाली चाहती थी। न्याय पार्टी ने 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को सफलतापूर्वक प्रभावित किया, जिसने गैर ब्राह्मणों के लिए सरकारी नौकरियों और स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से सही हैं, अतः स्टेटमेंट 1 सही होगा। आइए अब अगली प्रश्न की ओर चलते हैं, और वह है वर्कर्स एवं पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही कार्य करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। आइए देखते हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी 1928 में एक अखिल भारतीय पार्टी बन गई। यह 1928 में बनी हुई थी, 1927 में नहीं। यह निम्नलिखित प्रांतीय संगठनों का विलय था, जो नवंबर 1925 में मुजफ्फर अहमद, काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत कुमार सरकार और बंगाल में अन्य लोगों द्वारा आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लेबर पार्टी से बनी थी। 1926 के अंत में बॉम्बे में कांग्रेस लेबर पार्टी और पंजाब में कीर्ति किसान पार्टी का गठन किया गया। मद्रास 1923 के हिंदुस्तान की एक मजदूर किसान पार्टी
इस प्रकार 1928 तक इन सभी प्रांतीय संगठनों का नाम बदलकर वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी कर दिया गया, जिनकी इकाइयाँ राजस्थान, यूपी, दिल्ली में भी स्थापित की गईं। सभी कम्युनिस्ट इस पार्टी के सदस्य थे, इसलिए कथन तो सही होगा। WPP का मूल उद्देश्य कांग्रेस के भीतर काम करना था, ताकि इसे अधिक कट्टरपंथी अभिविन्यास दिया जा सके और इसे लोगों की पार्टी बनाया जा सके और स्वतः रूप से पूर्ण स्वतंत्रता और अंततः समाजवाद की उपलब्धि प्राप्त की जा सके। अतः इसका सही उत्तर होगा डी। आइए अब चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दूसरा नेशनल इंडियन एसोसिएशन, तीसरा इंडियन सोसाइटी और चौथा इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसका लक्ष्य था लंदन के अंदर भारतीय मामलों से ब्रिटिश जनता को अवगत करवाना। दूसरा हमारा है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, जिसका गठन 1871 में मैरी कारपेंटर द्वारा किया गया। यह संगठन भारत के अंदर शिक्षा और सामाजिक बदलाव लाना चाहती थी, विशेष रूप से महिलाओं के क्षेत्र में। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इसे 1872 में आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया स्थापित। आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था। चौथा है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई। यह भारत की एक राष्ट्रीय संगठन थी जो राजनीतिक सुधार लाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 16 में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। सबसे पहले से लेकर अंतिम तक लिखना है, आपको उत्तर को चुनना है। आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या हुआ था। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन की घोषणा फरवरी 1946 में। ये 18 फरवरी। अंतरिम सरकार की गठन 2 सितंबर 1946 में और ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन 1945 से 46 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 4, 2, 1, 3। इसका सही उत्तर होगा 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बंबई के पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया। दोस्तों, बहराम जी मालाबारी ने ही इस कानून को 1891 में लाया, यह बात सत्य है, जबकि बाल गंगाधर तिलक इस कानून के सख्त खिलाफ थे। अतः यह कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 18, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। आइए देखते हैं, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा, यह बात सत्य है। देशमुख स्थानीय सामंत या प्रमुख थे। ये जो थे स्थानीय सामंत या प्रमुख थे
जो बड़े क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे और जिनके पास महत्वपूर्ण सैन्य और आर्थिक शक्ति थी। कई देशमुख विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र के बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत के प्रति वफादार थे और शिवाजी के उदय का विरोध किया क्योंकि उन्हें अपने अधिकार के नुकसान का डर था। शिवाजी के केंद्रीकृत प्रशासन और बढ़ती शक्ति ने उनके अर्ध स्वायत्त दर्जे को खतरे में डाल दिया। दूसरा देखते हैं अब हम कारण। ये देशमुख एक स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत के रूप में बने रहना चाहते थे। कई देशमुख बीजापुर सल्तनत के अधीन सेवा करना पसंद करते थे, बजाय शिवाजी के एक स्वतंत्र मराठा राज्य के दृष्टिकोण से जुड़ने के। उन्होंने बीजापुर के शासन के तहत विशेषाधिकारों का आनंद लिया और शिवाजी के विस्तार को अपने सामंती नियंत्रण के लिए एक चुनौती के रूप में देखा। उनमें से कुछ जैसे जादव, मोहिते और घोरपड़े ने शुरू में शिवाजी के अधिकार का विरोध किया। अतः आर ए की सही व्याख्या क्यों करता है, आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर तो ये होगा, लेकिन ए आर की सही व्याख्या कैसे करता है देखेंगे। चूंकि देशमुख एक संप्रभु मराठा राज्य के विचार का समर्थन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने शिवाजी की सत्ता के समेकन का विरोध किया। बीजापुर के प्रति उनकी निष्ठा और सामंती स्वायत्तता को बनाए रखने की उनकी इच्छा ने सीधे तौर पर शिवाजी के साथ उनके संघर्ष को जन्म दिया। शिवाजी को अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए इनमें से कई देशमुखों को वश में करना पड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए अब अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलो वादसुत से ली गई है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आइए देखते हैं। अशोक की धम्म की परिभाषा वास्तव में राहुलो वाद सूत्र से लिया गया है, जिसमें उपदेशों पर आधारित है जो नैतिक और आचार संहिता पर बल देता है। अतः कथन एक सत्य है। कथन 2, अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र को बढ़ावा देने और लोगों के कल्याण की देखरेख के लिए धम्म महामात्र नामक कर्मचारी की नियुक्ति की थी। अतः कथन 2 भी सत्य है। अतः हम देखेंगे इसका उत्तर ए होगा। इतिहास के अगले प्रश्न को हम देखते हैं, जो कि 45वें नंबर पर है। इसमें लिखा गया है, जिनमें नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। पहला अभिकथन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। कारण इसका है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसका उत्तर होगा, दोनों सत्य हैं और कारण भारत में तुर्की आक्रमण की सफलता को सही ढंग से स्पष्ट करता है। अतः उत्तर ए होगा। इसको विस्तृत रूप में देखें। तुर्की आक्रमण विशेष रूप से महमूद गजनवी और भारत में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व वाले आक्रमण उत्तरी भारत में नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहे हैं। एक तो मोहम्मद गोरी और दूसरे गजनवी। उत्तरी भारत में नियंत्रण स्थापित करने में वे इसलिए असफल रहे क्योंकि उस समय उत्तर भारत की राजनीति में एकता नहीं थी। महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में कई छापे मारे, जिसके परिणाम स्वरूप लूटपाट और कुछ क्षेत्रीय नियंत्रण हुआ। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी की आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की नींव रखी। तुर्की आक्रमणों के दौरान उत्तरी भारत राजनीतिक रूप से खंडित था। विभिन्न छोटे राज्य जैसे राजपूत, प्रतिहार और अन्य अक्सर आंतरिक संघर्षों में लगे रहते थे। केंद्रीकृत राजनीतिक शक्ति के अभाव ने तुर्की आक्रमणकारियों के लिए अपना शासन जीतना और स्थापित करना आसान बना दिया। खासकर पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी द्वारा तराइन के पहले युद्ध, जो कि 1191 में हुआ था, और बाद के तराइन के दूसरे युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था, में हार के बाद। इतिहास की अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। दूसरा है, समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण और औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना होगा। आइए देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जनवरी 1934 में हुआ था, यह कथन गलत है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन वास्तव में 1934 में हुआ था, लेकिन यह विशेष रूप से जनवरी में नहीं हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर 1934 के कांग्रेस सत्र के दौरान आईएनसी के भीतर समाजवादियों के बीच चर्चा के बाद उभरा। विशेष रूप से जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के प्रयासों से समाजवाद के प्रति अपनी सहानुभूति के कारण जवाहरलाल नेहरू ने इस पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हुए। ये कथन भी गलत है। जवाहरलाल नेहरू कभी भी कांग्रेस के समाजवादी पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुए। वे समाजवादी आदर्शों के प्रबल समर्थक थे, लेकिन वे कभी भी सीएसपी के औपचारिक सदस्य नहीं बने। नेहरू का जुड़ाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अधिक था, जहां वे एक प्रमुख नेता थे। जबकि उन्होंने समाजवादी आदर्शों के प्रति सहानुभूति दिखाई, उन्होंने खुद को विशेष रूप से सीएसपी के साथ संरेखित नहीं किया। इसलिए सही उत्तर न तो एक है और न ही दो। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, अबुल फजल की मृत्यु, शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु, दनियाल की मृत्यु आदि। हम देखेंगे अबुल फजल की मृत्यु 1602 में हुई, फैजी की मृत्यु
1595 में अबुल फजल की मृत्यु, ये फैजी की मृत्यु, अबुल फजल की मृत्यु। 1602 में शेख मुबारक की मृत्यु। 1602 में दोस्तों शेख मुबारक की मृत्यु हुई थी, जबकि अबुल फजल की मृत्यु भी 1602 में ही हुई। दनियाल की मृत्यु 1604 में, जबकि फैजी की मृत्यु 1595 में हुई। शेख मुबारक की मृत्यु, अबुल फजल और फैजी के पिता थे ये, इनका निधन 1602 में हुआ था। यह कालानुक्रमिक क्रम में पहली घटना है, यानी कि पहली घटना ये है। फैजी प्रसिद्ध विद्वान और अबुल फजल के भाई का निधन 1595 में हुआ। यह शेख मुबारक की मृत्यु के बाद, लेकिन अबुल फजल की हत्या से पहले हुआ था। अबुल फजल इतिहासकार और सम्राट अकबर के प्रमुख इतिहासकार की 1602 में हत्या कर दी गई थी। यह शेख मुबारक और फैजी की मृत्यु के बाद होता है। दनियाल की मृत्यु, दनियाल सम्राट अकबर के पुत्रों में से एक का निधन 1604 में हुआ था। यह क्रम में अंतिम घटना है, इसलिए विकल्प 2, 3, 1, 4 होगा। 2, 3, 1, 4। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है लीन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र। लीन लिथगो अगस्त प्रस्ताव भारत के वायसरॉय लॉर्ड लीन लिथगो द्वारा अगस्त 1940 में पेश किया गया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय स्वशासन की मांग के जवाब में सीमित संवैधानिक सुधारों की पेशकश करने का एक प्रयास था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत पहुंचा, जिसका उद्देश्य युद्ध के बाद स्वशासन का वादा करके युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करना था। हालांकि यह भारतीय नेताओं से स्वीकृति पाने में असफल रहा। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन मार्च 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जहां मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अबुल कलाम आज़ाद को INC का अध्यक्ष चुना गया और पार्टी ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के मंत्रियों ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के जवाब में इस्तीफा दे दिया। यह पहली घटना थी, अतः सही उत्तर होगा 4, 3, 1, 2। सही उत्तर होगा 4, 3, 1, 2। नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देने लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण था। कारण आर, उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देने लगता था, जिनका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। यह तथ्य सही है, यह कथन सत्य है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी विशेष रूप से दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे उदारवादी मानते थे कि ब्रिटिश शासन ने आधुनिक प्रशासन, कानूनी ढांचे, रेलवे और शिक्षा शुरू की थी, जिसे उन्होंने भारत की प्रगति के लिए ऐतिहासिक आवश्यकता के रूप में देखा था। आइए अब कारण को देखते हैं। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी, यह भी सत्य है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार की शोषक नीतियों की आलोचना की, लेकिन ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में ब्रिटिश शासन न्याय, स्वतंत्रता और सुशासन के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, न कि आर्थिक शोषण पर। अतः कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विलियम जे आर्कवुड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इस पर ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है, उस पर टिक करना है। वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, वे लाहौर का कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, वे MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे, वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये सुझाव दे कि विलियम जे आर्चवुड ने यह पद संभाला, यानी कि कथन बी गलत है और सही उत्तर यही होगा। आर्चवुड ने 16 अक्टूबर 1905 से 31 अक्टूबर 1909 तक मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1909 तक MAO कॉलेज के प्राचार्य के रूप में काम किए। राजकीय कॉलेज में भी ये कार्य किए थे। वहीं वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्राचार्य का पद भी संभाले थे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वेल्लोर विद्रोह, नाना फडणवीस की मृत्यु, वेलेस्ली को वापस बुलाना, एंग्लो नेपाली युद्ध। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में, वेल्लोर का विद्रोह 1806 में, वेलेस्ली को वापस बुलाया गया 1805 में,
आंग्ल नेपाली युद्ध 1814 से लेकर 16 तक हुआ था, अतः सही उत्तर होगा सही उत्तर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तो सही उत्तर होगा 2, 5, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है पाइका विद्रोह, दूसरा बरेली विद्रोह, तीसरा मालाबार विद्रोह, चौथा है सिलहट विद्रोह। पाइका विद्रोह जगबंधु विद्याधर महापत्र से संबंधित है। बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद एवाज से, मालाबार विद्रोह राजना कुंगन से और सिलहट विद्रोह राधा राम से है। पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था। 1817 में बख्शी जगबंधु और विद्याधर महापात्र के नेतृत्व में यह ओडिशा में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। बरेली विद्रोह 1816 में हुआ। मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने ब्रिटिश अधिकार के खिलाफ बरेली में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। मालाबार विद्रोह केरल में 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मालाबार विद्रोह के दौरान मालाबार विद्रोह हुआ था, जिसे पझासी विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। सिलहट विद्रोह राधा राम ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ सिलहट विद्रोह से जुड़े एक नेता थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कुंवर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने बिहार में ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और विद्रोह में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, विशेष रूप से जगदीशपुर में अपने प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे, इसलिए कथन एक सत्य है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने विलय की नीति लागू की, जिसने दामोदर राव लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उनके उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। यह झांसी में विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था, अतः कथन 2 गलत है। इसका सही उत्तर होगा सी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है इत्सिंग, अल-बरूनी, वेनसोंग, फाहयान। फाहयान आया था 400 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वेनसोंग 629 से 645 ईस्वी के बीच हर्ष के शासनकाल में आया था। अल-बरूनी 1020 ईस्वी में महमूद गजनवी के समय आया था, जबकि इत्सिंग 672 से 695 ईस्वी के बीच तांग राजवंश के समय आया था। तांग राजवंश के समय आया था, अतः इसका सही उत्तर होगा 1। पहले आएंगे फाहयान, फिर आएंगे वेनसोंग, फिर इत्सिंग और अंत में आएंगे अल-बरूनी। इतिहास के अंतिम प्रश्न को हम देखेंगे। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित रखना चाहता था। बलबन ने अपनी सरकार को दृढ़ और केंद्रीकृत किया और सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। बलबन दिल्ली का सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान, इसका शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी मानी जाती है, शक्ति को केंद्रीकृत किया। उसने सुल्तान की भूमिका मजबूत करके और कुलीनों, जिन्हें चहलगामी के रूप में जाना जाता है, की शक्ति को कम करके अपने हाथों में अधिकार को समेकित किया। उसने अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए सख्त प्रशासनिक और सैन्य उपाय लागू किए, इसलिए कथन 1 सत्य है। वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमणों से बचाना चाहता था। बलबन का केंद्रीकरण पर जोर आंशिक रूप से उत्तर पश्चिमी सीमा से मंगोल आक्रमणों के निरंतर खतरे के कारण था। उसने मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए सैन्य तैयारी और सीमाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए कारण भी सत्य है। क्यों आर ए की सही व्याख्या नहीं है? बलबन के केंद्रीकरण का एक कारण प्रदान करता है, लेकिन पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता कि बलबन ने किस दृढ़ता से शक्ति को केंद्रीकृत किया, जबकि सैन्य खतरों ने एक भूमिका निभाई, लेकिन आंतरिक स्थिरता और कुलीनों पर नियंत्रण जैसे अन्य कारक भी महत्वपूर्ण थे। इसलिए आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अतः ए तथा आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो साथियों, आज हमने यूपी पीसीएस 2024 के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से समझा। आशा है कि आपने न सिर्फ उत्तर सीखे होंगे, बल्कि उनके पीछे की अवधारणाएं भी अच्छी तरह समझी होंगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही और उपयोगी वीडियो आप तक समय पर पहुँचते रहें। अगली क्लास में हम एक नया विषय लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।